तो हेलो, एक बार फिर स्वागत है आपका यूनिक आईएएस अकेडमी बाई गुलफाम अली राजी में। साइंस की क्लास है और साइंस में आज हम ब्लड से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी पढ़ेंगे। ब्लड का कॉम्पोजिशन क्या है, यानी कि ब्लड में क्या क्या मिलता है। अच्छा, जैसे मैं आपको बताऊँ ना, हम लोग हिंदी मीडियम में पढ़ते थे। हम लोगों ने जो अपनी इंटरमीडिएट तक की एजुकेशन पाई वो हिंदी मीडियम में पाई। अच्छा, हम लोग गाँव के बेसिक स्कूल से पढ़े हुए थे, गाँव के बेसिक स्कूल से पढ़े, उसके बाद भी जूनियर स्कूल था तो वही हिंदी जैसा माहौल था हमारे पास। तो आजकल तो जैसे इंग्लिश मीडियम के स्कूल है ना, तो कॉन्सेप्ट को बड़े अच्छी तरह समझाते हैं। तो अब जैसे टीचर कह रहा है चलिए रक्त का संगठन पढ़ते हैं, है ना, गुरुजी कह रहे हैं रक्त का संगठन पढ़ते हैं। अब हमें समझ में नहीं आया संगठन क्या होता है, किस किस से मिलके बनता है। कॉम्पोजिशन का मतलब जैसे कहते हैं ना भाई उनकी म्यूजिक कॉम्पोजिशन बड़ी अच्छी है। आपने सुना होगा कि भाई उनकी म्यूजिक कॉम्पोजिशन बड़ी अच्छी है। तो म्यूजिक कॉम्पोजिशन मुझे जो लगती है सबसे अच्छी लगती है वो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब की लगती है। उसमें घुंघरू, शहनाई, वायलिन और तमाम तरह ढोलक, तबला, तमाम तरह के साज जो हैं वो अलग अलग समय पर बजते हैं। उससे जाकर के फिर एक बेहतरीन कंपोजिशन या बेहतरीन गाना निकल के आता है। यानी कंपोजिशन या संगठन का मतलब कोई चीज़ किस किस से मिल करके बनी है। अब अगर टीचर ये बता दें कि संगठन का मतलब है कि भाई इसमें क्या क्या शामिल है, इसमें क्या क्या शामिल है, तो बड़ा इजी है। हम लोग फिर भाग जाते थे क्लास में, हमें समझ में नहीं आता था। अब वो कोशिका सेल किए जा रहे हैं, पता नहीं चल रहा क्या। अब जैसे अब मॉडर्न यूट्यूब का ज़माना आ गया तो समझा रहा, देखो जैसे कि एक दीवार बनाते हैं ना तो उसमें अलग अलग ईंटें होती हैं, तो एक ईंट को आप एक सेल या एक कोशिका मान सकते हैं। ओके, टीचर कह रहे हैं कोश, अरे कोश को कह दो उसका बाहरी आवरण, बाहरी खोल, जिसके अंदर वो सारा का सारा बंद है। कोशिका सेल माने जिसके अंदर वो सारा का सारा बंद है। तो ऐसी कुछ सिंपल शब्दों में आपसे बातें करेंगे। उम्मीद है आपको समझ में आएगा और अंत तक आप बने रहिए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अब मेरे सामने क्लास भी बैठी है मेरी, तो मैं थोड़ा धीरे चलूँगा, बहुत ज़्यादा तेज़ चलूँगा नहीं। इनको समझाना प्राइमरी है मेरा, ठीक है। तो जहाँ पर मैं थोड़ा सा दाएँ बाएँ हूँ आप वीडियो को स्किप कर देना, आगे बढ़ जाना, ठीक है। और लवीश जी ठीक है आप, है ना। आज कैसे छुट्टी मिल गई आपको? आज छुट्टी करी थी मैंने, आज जाऊँगा ही कोचिंग। अच्छा, चलिए ठीक है। तो हम लोग जो हैं ब्लड की बात कर रहे हैं, खास करके ह्यूमन ब्लड की बात कर रहे हैं। तो ज़्यादा समय गंवाए बिना, अब यहाँ पर मैंने लिखा है ब्लड जो है वो कोलाइड है। कोलाइड का मतलब समझते हैं? देखिए जैसे घोल, आप पानी में चीनी को घोलेंगे, चीनी का आपने शरबत बना लिया, तो क्या जब पानी में चीनी घुल जाएगी चीनी दिखाई देगी आपको? नहीं दिखाई दी। चीनी को छान के अलग कर सकते हैं? शरबत आपने एक बार घोल दिया तो क्या शरबत से चीनी को अलग कर सकते हैं, पानी को अलग कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना, वो घुल गया। अच्छा, आपने एक गिलास शरबत लिया, उस शरबत के ऊपर से एक चम्मच लिया आपने या नीचे से एक चम्मच लिया, हर जगह एक सी मिठास होगी ना। इसी को हम कहते हैं होमोजेनस मिक्सचर या समांग मिश्रण। यानी कि ऐसा घोल जो हर तरफ से एक सा है, उसकी जो खूबियां हैं वो चाहे यहाँ से ले लो, वहाँ से ले लो, वहाँ से ले लो, इतना सा ले लो या इतना से ले लो, उसकी जो खूबी है चाहे वो मिठास है या खट्टा है, कैसा भी है वो एक सा है, उसे हम कहते हैं होमोजेनस मिक्सचर या समांग मिश्रण। लेकिन ब्लड के साथ ऐसा नहीं है। कभी आप देखें ध्यान से, धुआं उड़ता हुआ देखें। जब आप धुआं उड़ता देखेंगे तो धुएं में आपको बहुत ही बारीक कंकड़ पत्थर तो नहीं, खैर बारीक कंकड़ से और तमाम तरह के डस्ट पार्टिकल्स जिसे कहते हैं ना, छोटे छोटे टुकड़े, वो आपको उसमें लटके हुए दिखाई देंगे। अच्छा, उसको भी अलग करो। अगर आप रेत को घोलो पानी में तो कुछ समय बाद तो रेत नीचे बैठ जाएगा, पानी आपको अलग दिखेगा। लेकिन उसको ऐसे करके हिला दोगे तो आपको रेत जो है अलग अलग पानी में दिखाई देगी, वो घुलेगी नहीं उसमें। तो खैर रेत के घोल को तो हम कोलाइड नहीं कहेंगे, लेकिन लगभग बिल्कुल इसी तरह से कि अगर कोई एक ऐसा घोल हो जिसमें घुलने वाले जो पार्टिकल्स हैं वो उसमें बीच में लटके रहें, पूरी तरह से घुले ना, बारीक बारीक पार्टिकल्स जो हैं उसमें लटके रहें, उसको कहते हैं कोलाइड। तो उसी तरह से ब्लड जो है वो कोलाइड है। अब ब्लड को कोलाइड क्यों कहते हैं? क्योंकि ब्लड में क्या है आपको पता है, फिर जैसे शुरू में मैंने बात की थी ब्लड कॉम्पोजिशन, है कि ब्लड किससे मिलकर बना है। कॉम्पोजिशन या संगठन का मतलब वो किस किस से मिल करके बना है। जैसे आप देखो ना, आपका शरीर किससे मिलकर बना? सुंदर है आसिया, देखो सुंदर सुंदर आँखें, है ना, हाँ, लंबी सी बढ़िया सी नाक और है ना चमड़ी एकदम वाइट, अंग्रेज हो रही है आसिया में, ठीक है। तो और 5 उंगलियाँ, कितनी उंगलियाँ तुम्हारे शरीर में, कितनी उंगलियाँ आसिया? 8 बोल रही हो? तुम्हारे शरीर में 8 उंगलियाँ, 20 उंगलियाँ, हाँ ठीक है ना, हाँ 20 उंगलियाँ, ठीक है, 20 उंगलियाँ, है ना। प्यारे प्यारे लवीश जैसे दांत है ना, कितने सुंदर से, है ना। ओके, तो इन सब से मिलकर के हमारा शरीर बन रहा है। तो ये हमारे शरीर का संगठन या
है ना, कंपोजिशन है। तो उसी तरह से आप ब्लड की बात करें तो ब्लड में पानी भी है, प्लाज्मा भी है, इसके तरह ब्लड कॉर्पल्स, रक्त कणिकाएं। अच्छा, जैसे गुरुजी हिंदी में कहते थे लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं, अरे अल्लाह ये क्या है, भाग लिए। और पीछे आवास विकास का मैदान था, उसमें क्रिकेट खेल रहे जाके, पता ही नहीं चल रहा हो क्या रहा है ये। लाल रक्त कणिकाएं, बिम्बाणु, डिम्बाणु, अरे कॉमन भाषा में बता दो, बारीक बारीक टुकड़े, बारीक बारीक टुकड़े, छोटे छोटे से पार्टिकल्स, जो उसमें से जो कुछ लाल रंग के हैं और कुछ सफ़ेद रंग के। श्वेत पता नहीं होता था भाई साहब, है ना, श्वेत पता नहीं होता था। और सफ़ेद, अब पता नहीं टीचर सफ़ेद कहने में शर्माते थे, क्या कर रहे थे, श्वेत रक्त कणिकाएं। अव्वल तो रक्त समझ में ना आए, फिर वो कहें श्वेत रक्त कणिकाएं, है अल्लाह ये क्या हो रहा है। तो छोटे छोटे पार्टिकल्स यानी कि कणिका, है ना, कण, समझ गए ना, कण, छोटे छोटे कण, उससे भी छोटे हिस्से को उसने कह दिया कणिकाएं, है ना। लाल हैं तो लाल रक्त कणिकाएं और सफ़ेद हैं तो सफ़ेद रक्त कणिकाएं। इसके अलावा प्लेटलेट्स, फिर लिम्फोसाइट्स, प्लेटलेट्स वगैरह वगैरह तमाम तरह की उसमें पार्टिकल्स उसमें आपको मिलेंगे। तो ब्लड जो है उसमें पानी भी है, उसमें प्लाज्मा भी है। अब बीएससी एमएससी करके प्लाज्मा समझ में नहीं आया, प्लाज्मा क्या है, अरे प्लाज्मा भाई चिपचिपा लिक्विड, है ना, प्लाज्मा माने चिपचिपा सा लिक्विड, ठीक है ना। जैसे बलगम आता है ना, बलगम, जैसे बलगम चिपचिपा सा होता है ना, उसी तरह से ये प्लाज्मा होता है चिपचिपा, हल्के पीले रंग का होता है प्लाज्मा। तो ब्लड में प्लाज्मा है, पानी है और ब्लड पार्टिकल्स हैं, इन्हीं सब से मिलके बना है आपका रक्त या ब्लड। यही ब्लड का कॉम्पोजिशन है, ठीक है। तो खैर ब्लड जो है कोलाइड है। और एक हिंदी में एक शब्द आता है तरल संयोजी ऊतक, किसी टीचर ने समझा के नहीं दिया, अब रटना पड़ गया, है ना। अच्छा, जो गोल्ड मेडलिस्ट थे समझ में उनके भी नहीं आया था, उन्होंने भी रट रखा था तरल संयोजी ऊतक। ऊतक, ऊतक क्या होता है भाई सोनू भाई, तमाम तरह की सेल्स से, अलग अलग तरह की सेल्स से, सेल्स होती है ना, सेल्स अलग अलग सेल्स आपस में जुड़ती हैं, मिलके बनाती हैं ऊतक या टिश्यू, और अलग अलग टिश्यू मिलके बनाते हैं हमारे शरीर के अलग अलग हिस्से। जैसे आपकी सुंदर आँख है सोनू भाई, है ना, मोटी मोटी तो नहीं है, खैर मीडियम साइज़ की हैं, ठीक है, मीडियम साइज़ की आपकी आँखें जो हैं, तो ये बहुत सारी सेल्स से मिलकर बनी हैं। कैसे इकट्ठी हुई हैं, बहुत सारी सेल्स मिली, उन सेल्स ने मिलकर के टिश्यू यानी कि ऊतक बनाए, और बहुत सारे ऊतक मिले, उसने हमारे शरीर के अलग अलग हिस्से बनाए, चाहे वो आँख है, नाक है, कान है, हाथ है, जो भी है, ठीक है। तो अब एक्चुअली ब्लड के अंदर तमाम तरह की पार्टिकल्स हैं, प्लाज्मा है, आपको पता है हमारे शरीर का हर हिस्सा सेल्स से मिलकर बना हुआ, तो ब्लड के अंदर भी सेल्स ही हैं, ठीक है। तो जो सीरम है, सॉरी जो प्लाज्मा है उसके अंदर, उसे हम कहते हैं टिश्यू या ऊतक। अब ये लिक्विड शेप में है तो इसे तरल कह देंगे। अब ये हमारे शरीर के हर हिस्से को जोड़ रहा है। आप देखें ना, हमारी बॉडी का हर पार्ट किससे जुड़ा हुआ है, आपको कोई साहब नर्वस सिस्टम से जुड़ा हुआ, मैं कहूँगा नहीं, ब्लड से जुड़ा हुआ है ना। आप नाखून काटते हैं ना, नाखून काटते हैं, ऊपर का नाखून काटते हैं, आपको पेन नहीं होता, क्यों नहीं होता, इसमें ब्लड नहीं है। थोड़ा सा नीचे को चला जाए, ब्लड जरा सा नीचे को लग जाए, जान निकल जाती है, आई, है ना, क्यों, क्योंकि उसमें ब्लड है, और ब्लड जुड़ा हुआ है नर्वस सिस्टम से, तंत्रिका तंत्र से जुड़ा हुआ। तो ब्लड जो है हमारे शरीर के हर हिस्से को जोड़ रहा है। तो ये लिक्विड फॉर्म में है यानी कि तरल है, हर हिस्से को जोड़ रहा है यानी कि संयोजन कर रहा है, और टिश्यू यानी कि ऊतक भी है। तो ब्लड को हम कहते हैं तरल संयोजी ऊतक, ठीक है, ओके, समझ गए। तो ब्लड कोलाइडिबिलियन है ना, कोलाइडल सॉल्यूशन है। इसके अलावा ये तरल संयोजी ऊतक भी है, और इसके अलावा ये हल्का खारा है, हिंदी में क्षार। अच्छा, मज़े की बात, हमने साइंस पढ़ ली, हमें ये नहीं पता कि अम्ल क्या होता है और क्षार क्या होता है, रट्टा लगा लिया कि ये हाइड्रॉक्साइड अम्ल है और ये पोटेशियम क्षार है, पता ही नहीं अम्ल क्या होता है, क्षार क्या होता है। अभी क्षार माने कड़वा, क्षार माने कड़वा, नमकीन, हाँ, ज़्यादा नमक ले लोगे कड़वा हो जाएगा ना वो। क्षार माने कड़वा और अम्ल माने खट्टा। अम्ल को किसी ने बताया नहीं कि तेज़ाब होता है ना, किसी ने बता के नहीं दिया कि अम्ल माने तेज़ाब, एसिड, वो चल रहा है, हल्का अम्ली है, हल्का क्षारी है, पता नहीं क्या चल रहा है, रट्टा लग लिया, पास हो गए, हाँ। उसके बाद सॉरी, मैं यहाँ पे आपका ज़्यादा समय लूँगा। हमारे जितने भी हमारे साथ के गोल्ड मेडलिस्ट थे, जितने भी, कुछ तो जॉब कर रहे हैं, बाकी ज़्यादातर आज भी प्राइवेट ट्यूशन पढ़ा रहे हैं। कॉन्सेप्ट ही समझ में नहीं आया। अच्छा, हिस्ट्री क्या है, हम लोग एमएससी करते थे तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी तो हमने अच्छी से पढ़ ली। अब हमारा एजुकेशन सिस्टम भी है, जो कुछ हम पढ़ के आए थे, अब गवर्नमेंट एग्जाम के लिए जब हम निकले, मान लीजिए मासा भी हमने बनना है, तो उसमें हिस्ट्री पढ़, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इको, सब कुछ पढ़। अब वो समझ में ना आए, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो हमने समझने का, हमारे पास शुरू से ही मिजाज नहीं था, हमने तो रटा। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट की बात हो रही है, कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा, कहानी ख़त्म हो जा रही है। तो खैर चलें सर, तो
ये जो है कड़वा जैसा है। अगर आप खून अगर किसी का पियो, है ना, खून अगर किसी को पियो तो आपको कड़वा जैसा लगेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा कड़वा नहीं है, हल्का क्षारीय है। और आपको पता पीएच स्केल पे अम्लता या क्षारीयता मापते हैं, तो इसकी जो पीएच वैल्यू है वो 7.4 है, इसलिए हम 7.4 का मतलब हल्का क्षार, तो ब्लड जो है वो हल्का क्षारीय है। ओके, आपकी जो बॉडी का वेट है उसका लगभग 7% आपके अंदर ब्लड होता है। जैसे मान लीजिए आसिया, तुम्हारा वजन 40 किलो होगा, है ना, 40 किलो के आसपास वजन होगा, तो 40 का 7% कितना हो गया, 4 सत्ते 28, तो 3 लीटर से भी कम ब्लड है तुम्हारे अंदर। आमतौर पर एक स्वस्थ जैसे लवीश हैं, आप हैं, है ना, तो 4.5 से 5 लीटर तक हमारे शरीर में ब्लड होता है। महिलाओं में थोड़ा सा ब्लड कम होता है, उसकी वजह यह है कि महिलाओं में हीमोग्लोबिन थोड़ा सा कम होता है। हीमोग्लोबिन से बनती है आरबीसी, आरबीसी से बनता है ब्लड। ध्यान रखना इस बात का ना। महिलाओं में करीब 400 या 500 मिलीलीटर ब्लड जो है वो पुरुषों की तुलना में कम होता है, क्योंकि पीना भी तो होता है ना, फिर तो बैलेंस हो जाता है ना। तो खैर चलें साहब, तो पुरुषों में थोड़ा सा ब्लड ज़्यादा होता है, महिलाओं में थोड़ा सा ब्लड कम होता है। आम आदमी में, आम वयस्क में जो ब्लड होता है वो 4.5 से 5 लीटर होता है। भाई कुदरत ने आपको ब्लड जो है कम दिया है, क्योंकि भविष्य में पीना भी तो है ना। अभी बराबर दिया होता तो फिर आप में ज़्यादा नहीं हो जाता, हाँ, इसलिए कम दिया, तो पी लेना फिर पूरा हो जाएगा। तो सामान्य आदमी में 4.5 से 5 लीटर तक ब्लड होता है। और आपके वजन, जैसे मान लीजिए मेरा वजन 70 किलो है ना, वैसे 74 kg है, तो अभी और घटाना पड़ेगा। ज़्यादा वजन बहुत सारी बीमारियों की निशानी है ना। हाइट के अकॉर्डिंग वजन रहना चाहिए, उससे ज़्यादा वजन रहना नहीं चाहिए। तो जैसे मान लीजिए मेरा वजन लगभग 70 किलो है, तो 7 सत्ते 49, लगभग 5 लीटर ब्लड मेरे अंदर होगा। ठीक है, आगे चलें। अच्छा, हल्का चिपचिपा सा होता है, अक्सर कट जाता है तो ब्लड निकल ही जाता है। आप उसको चख के भी देख सकते हैं, इसके सर ने बताया था, देखें खट्टा है, मीठा है, कड़वा कैसा, तो हल्का सा कड़वा सा लगेगा आपको वो थोड़ा सा वो चिपचिपा सा होगा, देखा ना। हाँ, पट्टी वट्टी बांधते हैं ना, बैंडेज, है ना। वो बचपन में खेलते थे ना भाई साहब, बचपन में जब खेलते थे और इधर गिरे उधर गिरे, कभी साइकिल कभी गुल्ली डंडा, तो एक बार तो गुल्ली डंडा में ये डंडा पूरा यहाँ लगा था भर के, है ना, पूरा का पूरा थोबड़ा ही हो गया था, तो पट्टियाँ बंधी थी, तो पट्टी का कोई डर नहीं होता था। अगले दिन जब डॉक्टर पट्टी खोलता था उससे डर लगता था, क्योंकि वो चिपक जाता था पूरी तरह से। और वो जब वो डॉक्टर छुड़ाता था ना उसको, होले होले होले, और फिर खींचता था ऐसे करके, तो चीख निकल जाती थी। इसका मतलब क्या है, वो उसमें एडहेसिव होता है, चिपचिपा होता है वो ना, तो ब्लड जो होता है वो हल्का चिपचिपा होता है, याद रहेगा ना, है ना। हाँ, अच्छा, ब्लड की स्टडी को जैसे केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री कहते हैं। अच्छा, जैसे कि मिट्टी के अध्ययन की साइंस को क्या कहते हैं, मिट्टी की स्टडी की साइंस को क्या कहते हैं, पेडोलॉजी। उसी तरह से ब्लड की स्टडी जिस साइंस के अंतर्गत, साइंस की जिस ब्रांच के अंतर्गत हम ब्लड की स्टडी करते हैं उसे कहते हैं हेमेटोलॉजी। ओके, नमकीन यहाँ मैंने आपको बता ही दिया, हल्का नमकीन होता है ये। अब अगर हम ब्लड के कॉम्पोजिशन की बात करें तो ब्लड में लगभग 60% होता है प्लाज्मा और 40% होता है ब्लड कार्पल्स या रक्त कणिकाएँ। बात समझ में आ रही है? बहुत तेज़ तो नहीं बोल रहा हूँ मैं, ठीक है? ओके, रिकॉर्डिंग से आपको कोई फ़र्क तो नहीं पड़ रहा? मैं कैमरे को भूल गया हूँ, मेरा ध्यान सिर्फ आप पर है। ओके, ठीक है साहब। तो ब्लड कॉम्पोजिशन फिर वही, यानी कि ब्लड किस किस से मिल करके बना है। तो ब्लड का 60% हिस्सा, आधे से ज़्यादा हिस्सा जो होता है प्लाज्मा का होता है। प्लाज्मा मैंने अभी आपको बताया, जैसे आपका बलगम आता है ना चिपचिपा सा, इसी तरह का चिपचिपा पदार्थ होता है और हल्के पीले रंग का ये होता है, ठीक है। 60% प्लाज्मा होता है और बाकी 40% जो होते हैं बारीक बारीक टुकड़े, जिन्हें हम कहते हैं कणिकाएँ, है ना। इंग्लिश में क्या कहेंगे, कॉर्पल्स, है ना, CORPULES, कॉर्पल्स, ब्लड कॉर्पल्स या रक्त कणिकाएँ। अब ये जो 60% प्लाज्मा है, प्लाज्मा मैंने लिखा भी है, तरल पदार्थ होता है हल्का पीला और ये घूमता रहता है। ये ब्लड घूमता रहता है, मीन्स प्लाज्मा जो है हमेशा घूमता रहता है। अगर इसने घूमना रुक गया तो, अगर ब्लड ने घूमना बंद कर दिया तो छुट्टी तुरंत, है ना। हाँ, तुरंत, ठीक है। तो लेकिन धीरे धीरे जाएगा, एकदम से नहीं जाएगा, धीरे धीरे जाएगा, है ना। तो 60% प्लाज्मा, और प्लाज्मा मैंने आपको बता दिया ये इसकी कंडीशन होती है, तरल यानी कि लिक्विड शेप में होता है और हल्का पीला होता है, हमेशा ये घूमता रहता है, सर्कुलेट करता रहता है, एक से दूसरी जगह जाता रहता है। अच्छा, अब यहाँ पर अक्सर तुम लोग भूलोगे बार बार, तो इसका कोई फॉर्मूला आप लोग बनाना जिससे कि आपको ये याद रहे कि ब्लड का 60% प्लाज्मा होता है और प्लाज्मा का 90% जो होता है वो पानी होता है। प्लाज्मा में 90% पानी होता है, ठीक है।
प्लाज्मा में ज़्यादा से ज़्यादा पानी होता है, 90% पानी होता है, 90% पानी और 7% जो होता है इसमें प्रोटीन, खास तरह का प्रोटीन। अच्छा, ये जो प्रोटीन है ना प्लाज्मा में, ये प्रोटीन ही एक्चुअली प्लाज्मा को गाढ़ापन देता है। पानी गाढ़ा थोड़ी होता है, ये जो प्रोटीन है प्लाज्मा के अंदर जो घुला हुआ प्रोटीन है, यही प्लाज्मा को गाढ़ा बनाता है। गाढ़े को शुद्ध हिंदी में क्या कहते हैं बालक? सोनू हैं, आप बताएं। ज़्यादा गाढ़ा है, क्या कहेंगे शुद्ध हिंदी में? अरे गुरुजी कहते थे ना हाई स्कूल इंटर में, इसलिए केमिस्ट्री से बड़ा डर लगता था। श्यान, वो श्यान क्या है? कुछ गुरुजी कहते थे श्वान, श्वान माने कुत्ता। समझ में नहीं आया कि श्वान माने कुत्ता, अरे कुत्ता कह दो हम ही कह दो, है ना, स्टूडेंट तो होते ही है। तो श्यान माने गाढ़ा, विस्कस। भाई आप यकीन करें समझ में नहीं आ रहा। अब गुरुजी या तो खुद नहीं कह पा रहे या कहने में शर्म आ रही है, श्यान कह रहे हैं, विस्कस कह रहे हैं, गाढ़ा नहीं कह रहे। अरे भी गाढ़ा कह दो, कम श्यान यानी कि पतला, कम गाढ़ा। ओके, तो मैंने कहा ना प्लाज्मा गाढ़ा होता है, तो ये जो प्रोटीन है खास तरह की, यही प्लाज्मा को गाढ़ा बनाती है, ठीक है ना। इसी प्रोटीन की वजह से प्लाज्मा जो है वो घूमने में सक्षम होता है। तो 7% इसमें खास तरह के प्रोटीन होते हैं और 0.1% जो इसमें होता है ग्लूकोज। ओके, बाकी अन्य ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक खनिज लवण होते हैं, कार्बनिक और अकार्बनिक। जिसमें कार्बन होगा वो कार्बनिक हो जाएगा और जिसमें कार्बन नहीं होगा वो अकार्बनिक होगा, ठीक है। जैसे ग्लूकोज, ग्लूकोज कार्बनिक है अकार्बनिक है? लवीश आप बताओ। है, हाँ, C2H6O6 यानी कि उसमें कार्बन है, ग्लूकोज कार्बनिक है, ठीक है ना। तो अब सोडियम, पोटेशियम और आपका कैल्शियम, फास्फोरस, ये सारे के सारे जो हैं वो अकार्बनिक हैं, जिसमें कार्बन नहीं है। और जिसमें कार्बन नहीं है उसमें तेल नहीं निकलेगा, जिसमें कार्बन है उसी में तेल निकलेगा। ओके, तो बाकी इसमें तमाम तरह के खनिज लवण हैं जो कि कार्बन और अकार्बनिक हैं। अब ये जो 40% ब्लड कार्पल्स जिन्हें आप कहते हैं रक्त कणिकाएं, इसमें 90% जो होती हैं रेड ब्लड कार्पल्स। सबसे ज़्यादा हिस्सा जो होता है ब्लड कार्पल्स में वो रेड ब्लड कार्पल्स का होता है, 90%, ठीक है। ये 5 लाख तक होती हैं। और उसके बाद थोड़ी सी होती हैं इसमें वाइट ब्लड कार्पल्स यानी कि WBC। बेटा इसको बाद में लिखना, इसका स्क्रीनशॉट लेना, मैं आप लोगों को भी मशवरा दूंगा, बाद में इसका स्क्रीनशॉट लेना, उसको लिखना। ध्यान से आप लोग मेरी बात को सुनते रहो, इसके बीच में और भी जो बातें मैं आपसे कर रहा हूँ उनको भी आप ध्यान से सुनो, बाद में लिखना, ठीक है। आराम से इसको सुनते रहो। कल मैंने इसको लिखा था, बहुत से लोग यहाँ, 2 लोग यहाँ रुके रहे थे जिन्होंने लिख लिया, बाकी भाग गए थे। अब भाग गए थे, यहीं बैठे रहो, है ना। हाँ ठीक है, सर जाना है, आज भी जाना? अरे मत जाओ भाई, इंशाल्लाह इसी बार कलेक्टर बन जाएंगे। नहीं यकीन हो रहा? यही तो है ना, खुद को यकीन नहीं हो रहा। मुझे तो हो रहा है यकीन, सारे कलेक्टर बैठे हैं मेरे सामने, लेकिन तुम लोग खुद पे यकीन करो ना। अब तो मैं खुद को ही सांप सूंघ गया तो मैं क्या करूँ? मेरे सामने सारे कलेक्टर बैठे हैं। अरे हम ही तुम जैसे तो बनते कलेक्टर, और कोई अलग से ऊपर से आ रहे हैं, स्पेशल बना के थोड़ी भेज रहा अल्लाह। माहौल का असर है। कोई कहते हैं अरे इसका IQ, मैं नहीं मानता IQ अच्छा, ये अच्छा, माहौल का असर है। जो जितना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कर रहा है उतना IQ उसका अच्छा है। अब अगर टेंशन है, घर से लड़का आए, रोजी रोटी की चिंता है, तो IQ क्या करेगा, है ना भाई। दिमाग कहीं और जगह लगा हुआ, दिमाग यहाँ पर रखो, ठीक है। तो बाकी इसमें हुई 90% रेड ब्लड कार्पस, उसके बाद वाइट ब्लड कार्पस, और उसके बाद प्लेटलेट्स और लिम्फोसाइट्स, ठीक है ना। लिम्फोसाइट्स कार्पल्स या लिम्फोसाइट सेल्स, प्लेटलेट्स और वाइट ब्लड कार्पल्स, इसके बारे में और भी पढ़ेंगे। लेकिन आप लोग ये ध्यान रखना कि इसमें सबसे ज़्यादा 90% जो होती हैं वो लाल रक्त कणिकाएँ होती हैं, लाल रंग की, ये सफ़ेद रंग की, ये प्लेटलेट्स जिन्हें हम कहते हैं कणिकाएँ, और ये लिम्फोसाइट्स। ओके आसिया, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से मैं फिर से इधर आ जाता हूँ। अब यहाँ पर ब्लड में होते हैं एंटीबॉडी। एंटीबॉडी आपको मिलेंगे, एंटीबॉडी आपको प्लाज्मा में मिलेंगे, WBC में मिलेंगे और लिम्फोसाइट्स में मिलेंगे। एंटीबॉडी को हिंदी में क्या कहते हैं? प्रतिरक्षी। मैंने शायद लिख भी रखा होगा, यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर एंटीबॉडी, हाँ लिख भी रखा है एंटीबॉडी को। अच्छा, ये जो आप सामने देख रहे हैं ना बोर्ड, अगर आप लोग अभी भी जुड़े हुए हैं तो इसी का स्क्रीनशॉट लीजिए, यही आपके नोट्स हैं, अलग से आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। और कोई चीज़ समझ में ना आए तो जूम कर लेना। मैंने यहाँ पर ये चीज़ें इसलिए सारी लिख रखी हैं कि मुझे इससे हेल्प मिलती है कि मेरे लेसन प्लान की फ्लो ना टूटे, है ना। जो मतलब मैं इधर से उधर दाएं बाएं ना हूँ, इसलिए मैं इन चीज़ों को लिखे रखता हूँ। प्लस मैं आपको कुछ गलत ना बता दूँ और कुछ रह ना जाए, ठीक है। तो एंटीबॉडी या प्रतिरक्षी, एंटीबॉडी क्या होते हैं? खास तरह के प्रोटीन हैं। बस आप इतना याद रख लें कि ये खास तरह के प्रोटीन हैं जो कि रोगों से हमारी रक्षा करते हैं।
जो कि रोगों से हमारी रक्षा करते हैं। कैसे करते हैं ये बताएंगे। तो एंटीबॉडी आपको प्लाज्मा में मिलेंगे, प्लाज्मा में खूब मिलेंगे, WBC में भी होंगे और ये लिम्फोसाइट्स में भी होंगे। उसके बाद अच्छा ये जो होते हैं ये स्मॉल लेटर में लिखा A और B। एंटीबॉडी दो तरह के होते हैं, A टाइप और B टाइप, स्मॉल लेटर्स में ध्यान रखना। एक खास तरह के प्रोटीन होते हैं। अच्छा इनकी जो शेप होती है वाई शेप, जो इंग्लिश का जो कैपिटल वाई होता है ना उसकी शेप के होते हैं एंटीबॉडी। अच्छा अब वाइट ब्लड कॉर्पल्स में कहाँ से निकलते हैं? ये वाइट ब्लड कॉर्पल्स की बीटा सेल से निकलते हैं और रोगों से रक्षा निकलते हैं। अब ये जो बनता है ना फिजिक्स में बनता है, ये फिजिक्स केमिस्ट्री में, इसको बीटा पढ़ते हैं। बी के नीचे का डंडा जो है वो थोड़ा सा और लंबा कर दिया, इसको पढ़ते हैं बीटा। जैसे ये होता है ना अल्फ़ा, ऐसे छोटा सा बना दूँ, जैसे इसको अल्फ़ा पढ़ते हैं तो दूसरा हो गया आपका ये बीटा, ठीक है, और उल्टा वाई हो जाता है गामा। तो वाइट ब्लड कॉर्पल्स के बीटा सेल से भी निकलते हैं क्या? एंटीबॉडी। एंटीबॉडी प्लाज्मा में भी आपको मिलेंगे, रोगों से रक्षा करते हैं। दूसरा हुआ एंटीजन या रोग कारक। एंटीजन जो हैं हमारे शरीर के लिए हार्मफुल भी हैं और यूज़फुल भी हैं। हार्मफुल इसलिए हैं कि ये बहुत से रोगों की वजह बनते हैं, एंटीजेंस जो हैं बहुत से रोगों की वजह बनते हैं, लेकिन यूज़फुल इसलिए हैं कि रोग कारणों को, जो रोगों की वजह होते हैं ना, जैसे कोई बाहरी वायरस, बैक्टीरिया या फंगस ने हमारे शरीर पर अटैक किया तो WBC को उसकी पहचान करने में हेल्प करते हैं एंटीजेंस, इसलिए हमारे लिए यूज़फुल भी हैं। हार्मफुल इसलिए हैं एंटीजेंस क्योंकि ये बहुत सारे रोगों की वजह बनते हैं, लेकिन फ़ायदेमंद हमारे लिए इसलिए हैं क्योंकि ये WBC को हेल्प करते हैं तरह तरह के रोगों को पहचानने के लिए, उनको पकड़ने के लिए। एंटीजेंस, ठीक है ना, रोग कारक होते हैं। एंटीजेंस आपको कहाँ मिलेंगे? इसका सोर्स जो है ब्लड कार्पल्स। ब्लड कार्पल्स में भी रेड ब्लड कार्पल्स, मुझे यहाँ रेड लिखना चाहिए था। अब ये रेड ब्लड कार्पल्स के अंदर नहीं होते हैं, यहाँ पर थोड़ी सी जगह बची हुई है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। जैसे मान लीजिए RBC का आकार क्या होता है? RBC गोल होती हैं, यहाँ मैंने लिखा नहीं है, आप लोग ध्यान रखना, और बाद में जब लिखो तो ना इसको लिख भी लेना। अब यहाँ पे लिख भी सकते हैं आप, यहाँ पे लिख दूँ RBC कहीं लिखा है मैंने, यहाँ पे लिख देता हूँ, चलो गोल लिख लो आप लोग। यहाँ पर RBC जो होती हैं गोल आकार की होती हैं, ठीक है। और प्लेटलेट जो होती हैं वो अनियमित आकार की होती हैं, इनका कोई आकार नहीं होता, अनियमित, इरेगुलर। अनियमित को कहते हैं इरेगुलर। अब जो है ना गांव से एक बच्चा आया है 8-9 साल का, 10 साल का, उसे कहे तो अनियमित आकार, उसकी समझ में नहीं आएगा। अब गांव की भाषा में क्या कहेंगे, या उसकी मदर टंग में या बच्चे की भाषा में क्या कहेंगे अनियमित आकार को? बेढब। और वो कह दो ना बेढब, है ना, वैसे वो होता है बेढंग, लेकिन धीरे धीरे हो जाता है वो बेढब, तो बेढब आकार का हो जाता है। जैसे ये है ना, अब ये देखो आप, ये बेढब है, लेकिन इसको अगर मैंने इस तरह से फैला दिया तो ये क्या हो गया? अब ये वर्गाकार हो गया, है ना। ये क्या हो गया? ये अब ये ट्रायंगुलर क्या हो गया? ये त्रिभुज, है ना। त्रिभुज ही समझ में नहीं आया, अब तिकोना कह दे यार, समोसे का एग्जाम्पल दे दे, भी नहीं रहा। त्रिभुज, हाँ भी गुलफाम, त्रिभुज क्या होता? सर जिसकी 4 किनारे हों, धड़ा धड़। अगले दिन गुलफाम आया निकला, ठीक है, क्यों गुरी मारेंगे। चलें भाई, कहाँ थे? हाँ एंटीजन पे थे ना, हाँ। तो ये RBC की बाहरी परत पर चिपटे होते हैं ये, तो इसलिए कह देते हैं RBC इसका सोर्स होती है। एंटीबॉडी का सोर्स क्या है? WBC भी है और प्लाज्मा भी है। और एंटीजन का सोर्स क्या है? RBC। या RBC की बाहरी परत पर ये चिपके होते हैं, ठीक है। इनका टाइप क्या है? A और B। अच्छा ये जो एंटीजेंस है ना, कैपिटल A कैपिटल B टाइप, इन्हीं के आधार पर बाद में ब्लड ग्रुप बने हैं। ब्लड ग्रुप बने मीन्स हमने ब्लड को अलग अलग ग्रुप्स में जो बांटा है, इसी एंटीजन के आधार पर बांटा है। इसकी बात मैं करूँगा जब मैं आपको ब्लड ग्रुप्स बताऊँगा। फिर आ गया लिम्फ। अच्छा अब देखो लिम्फ का मतलब क्या होगा? जैसे कि तुमने देखा होगा, ये हमारे अंदर ब्लड जो है नालियों में घूम रहा है, नसों में घूम रहा है ना, धमनियाँ हैं, शिराएँ हैं, है ना, इनमें ब्लड जो है घूम रहा है। अब होता क्या है, ब्लड के ऑस्मोसिक प्रेशर की वजह से ब्लड जो है नसों के बाहर रिश्ता रहता है बॉडी में। आपने एक शब्द सुना होगा लिम्फोसाइट सिस्टम या लसिका तंत्र, सुना कभी हिंदी में? नहीं सुना होगा। जैसे रक्त परिवहन तंत्र होता है ना, उसी से लसिका परिवहन तंत्र भी होता है। मोटी मोटी नसें हैं जिसमें ब्लड घूम रहा है। उसके अलावा हमारे शरीर के अंदर और भी बहुत सारी बारीक नसें हैं जिसमें खास तरह का लिक्विड जो पदार्थ है या केमिकल है या तरल पदार्थ है वो घूम रहा है। ब्लड, मान लीजिए ये नस है ना, ब्लड इस इधर मैं आपको दिखा देता हूँ, कहाँ पे बनाऊँ, यहाँ पे बना देता हूँ। मान लीजिए यहाँ पर जो है, यहाँ पर इसमें ब्लड घूम रहा है, तो थोड़ा थोड़ा जो ब्लड है ना वो छन के इससे बाहर गिर जा रहा है, इससे बाहर गिर जा रहा है, थोड़ा थोड़ा ब्लड इसमें छन के बाहर गिर जा रहा है। यही है लिम्फ, छना हुआ रक्त।
लेकिन ये जो बाहर छन के आ रहा ना, इसमें प्रोटीन नहीं है, इसमें प्रोटीन नहीं है, दिक्कत ये है। इसको हम कहते हैं लिम्फ, हिंदी में कहते हैं लसिका, है ना। जरा आप ध्यान करना, मेरे शरीर में ना बहुत सी गांठें हैं, मेरे शरीर में हैं बहुत सारी गांठें हैं जिनको मैं दबाता हूँ तो दर्द होता है ना। जैसे हमारे सामने ये स्टूडेंट बैठा ना, इसके शरीर में इतना जगह 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 नोट्स हैं, जब हम नहाते हैं तो हमें पता चलता है। वैसे हार्मफुल नहीं, डॉक्टर को दिखाया, बोला कोई दिक्कत नहीं है ये, उसने डॉक्टर ने हमसे सिर्फ ये कहा भाई ये चर्बी की गांठें हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमें समझाने के लिए उसने कहा ये चर्बी की गांठें हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। अब ये गांठें मेरे शरीर में पता कब आई? ये गांठें मेरे शरीर में आई थी आज से 8-9 साल पहले। मेरे कुछ पैट स्टूडेंट थे, उनका आईएएस का एग्ज़ाम था, आईएएस का एग्ज़ाम था प्री, और मैंने उन्हें दिल से लगा लिया था। मैंने कहा इनका प्री होना चाहिए, तो मैंने उनके लिए 4-5 महीने जम के मेहनत की थी। और इतनी मेहनत की, मैंने खाना पीना छोड़ दिया, चाय पे जिंदा था मैं, खाने का टाइम नहीं था, चाय पीता था और शुरू हो जाता, चाय पीता था शुरू हो जाता, दिन भर पढ़ा था, रात को 9 बजे तक मैं यहाँ बैठा रहता था, नोट्स बनाता था, पढ़ा था, मतलब मेहनत मैंने बहुत की, बहुत मेहनत की। अब जब मैं उनके साथ एग्ज़ाम देने जा रहा था ना, उनको ले जा रहा था, सबको ढो के ले जा रहा था एग्ज़ाम दिलाने के लिए, तो उसी दिन रास्ते में ऐसे मेरा हाथ गया तो मेरे शरीर में दर्द सा हुआ। मैंने यार ये क्या है, तो मैंने से देखा बहुत सारी गांठें मेरे शरीर में ऐसी। अरे मैं एग्ज़ाम दे के लौटा, मैं डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर बोला मोन्टेक्स टेस्ट कराओ। मोन्टेक्स टेस्ट जो होता है वो टीवी के लिए होता है, मोन्टेक्स टेस्ट बड़ी काम की बात बता रहा हूँ आपको, मोन्टेक्स टेस्ट कराओ, टीवी के लिए होता है। अगर ये पॉजिटिव आया तो आपको टीबी हो गई है। अरे मैंने घबरा गया, मैंने वो अलग मोन्टेक्स टेस्ट कराया, वो पॉजिटिव आ गया, वो पॉजिटिव आ गया। डॉक्टर बोला आपको टीबी हो गई है, और टीबी का इलाज शुरू हो गया, टीबी का इलाज शुरू हो गया। अरे बाबा, इतनी तगड़ी दवाइयाँ दी, मैं गिर गया, धड़ाम से गिर गया। मैं गिर गया मतलब मैं तो पता नहीं प्लेटलेट डाउन हो गई है, मुझसे उठा ना जाए। फिर मैं दूसरे डॉक्टर के पास पहुँचा, दूसरा डॉक्टर थोड़ा सा समझदार था, बोला भाई जिसने भी आपका मोन्टेक्स टेस्ट कराया है वो भले ही पॉजिटिव आया है, ज़रूरी नहीं है कि आपको टीबी हो, आपने इस बीच काम बहुत किया है, आपको टीबी नहीं हुई है, आपने इस बीच जो है काम बहुत किया है, उसकी वजह से ये दिक्कतें आपकी हो गई हैं, और आपके शरीर में जो गांठें हैं कोई दिक्कत नहीं है। आपके शरीर में, आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा काम करने की वजह से तरह तरह के इन्फेक्शंस अंदर ही अंदर होने लगे थे। या आप ये भी कह लें कि आपको टीबी की शुरुआत होने लगी थी। डॉक्टर कहता है आप ये भी कह लें कि आपको टीबी की शुरुआत होने लगी थी, टीबी हुई नहीं है आपको, लेकिन टीबी की शुरुआत होने लगी थी। टीबी इसलिए नहीं हुई आपकी क्योंकि आपका जो इम्यून सिस्टम है बहुत तंदुरुस्त है, आपके इम्यून सिस्टम ने उस टीबी के खिलाफ लड़ाई करी है, उस लड़ाई की वजह से आपके शरीर में गांठें हो गई हैं। तो वहाँ से हमें बाद में फिर हमने जो रिसर्च की पता चला, तो वो जो गांठें हैं वो उसी लिम्फ, जिस लिम्फ की या लसिका की बात कर रहा हूँ ना, उसी की हैं। वो जगह जगह हमारे शरीर में रहती हैं। ये जो कह रहा हूँ ना मैं आपको, भाई यहाँ से, तब उसमें देखें ना ब्लड यहाँ से छन रहा है, छन के बाहर आ रहा है, अब ये भी कहीं इकट्ठा हो रहा है, ये भी चल रहा है, इसका भी अपना सर्कुलेशन सिस्टम है, ये भी घूमता रहता है। लेकिन अगर हमारे शरीर में कोई भयानक इन्फेक्शन आ जाता है तो लिम्फ उससे लड़ता है, क्योंकि इससे WBC होती है, लिम्फ उससे लड़ता है, और उससे लड़ने की वजह से या उस इन्फेक्शन से लड़ने की वजह से ये जगह जगह हमारे शरीर में इकट्ठा हो जाता है। उसी को हम कहते हैं लिम्फ नोड्स या लसिका ग्रंथियाँ। समझ गए? अगर बात समझ में नहीं आई हो तो इसको दोबारा बैक करके सुनना है इस बात को, ठीक है। तो अगर आपके शरीर में गांठें हो रही हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आपको टीबी हो गया या आपको कैंसर होने वाला, ना, डरो नहीं। हो सकता है आपके शरीर में कोई भयानक इन्फेक्शन अंदर डेवलप हो रहा हो और आपका इम्यून सिस्टम बहुत तंदुरुस्त है, उससे वो लड़ा, जिसकी वजह से वो गांठें और उभर के बाहर आ गई। गांठें हैं सबके शरीर में, किसी की उभरी हुई, किसी की उभरी हुई नहीं है, ठीक है। चले साहब, तो उसको हम कहते हैं लिम्फ या लसिका। छना हुआ रक्त है जो नसों से बाहर घूम रहा है, लेकिन इस रक्त में प्रोटीन नहीं है। ओके, आगे चलें। लिम्फ नोड्स मैंने आपको बता ही दिया, जो अलग अलग गांठें हैं उन्हीं को हम कहते हैं लिम्फ नोड्स। आगे चलें। अब ये जो लिम्फोसाइट सेल्स हैं, मैंने आपको बताया ना, जो लिम्फोसाइट सेल हैं वो WBC का 20 से 40% तक होती हैं। आप देखें ना, रक्त कणिकाओं में मैंने बताया 90% RBC, WBC और फिर लिम्फोसाइट सेल्स। लिम्फोसाइट्स कोशिकाएं, लिम्फोसाइट्स कण या कणिकाएं आप भी आपको कह सकते हो। ये जो हैं ये कुल WBC का, आपके शरीर में जो WBC है उसका 20 से 40% तक होती है लिम्फोसाइट जो होती हैं वो 20 से 40% तक होती हैं, ठीक है। ओके, आगे चलें। यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है तो बताओ, इसको पॉज कर दो एक बार। अब नेक्स्ट, लिम्फोसाइट्स जो हैं कुल WBC का 20 से 40%। अब इसका मतलब ये है कि अगर आपके ब्लड में 10,000 वाइट ब्लड कार्पल्स हैं तो उसका 20 से 40% मतलब 2,000 से 4,000 तक तो जो होंगी लिम्फोसाइट्स कण या लिम्फोसाइट सेल्स होंगे। इन लिम्फोसाइट सेल से एंटीबॉडी पैदा होते हैं, ठीक है, प्रतिरक्षी पैदा होती हैं। एंटीबॉडी खास तरह के प्रोटीन है।
अब जैसे देखते ना आपका रोग प्रतिरोधक तंत्र कमज़ोर हो गया, आप 4 दिन खाना मत खाओ, 4 दिन ढंग से खाना मत खाओ, आपको ना 5वें दिन खांसी बुखार जुकाम होने लगे तो बात कहना है भाई। जब आप खाएंगे पिएंगे नहीं, आपके शरीर में पोषक तत्व तो नहीं जाएंगे, जाहिर सी बात है प्रोटीन नहीं बनेगा बेहतर तरीके से, तो आपके बीमार पड़ने की संभावना भरपूर हो जाएगी, है ना। अच्छा खाएंगे, ताज़े फल सब्जी खाएंगे, आपका बीमार पड़ने की संभावना कम रहेगी। तो रोग प्रतिरोध तंत्र के हिस्से क्या हैं? एंटीजन जो हैं तरह तरह के रोगों को पहचानते हैं, एंटीजन तरह तरह के रोगों को पहचानते हैं, और WBC जो है उस पर, WBC में खास तरह के प्रोटीन होते हैं जिसे आप एंटीबॉडी कह देते हैं, वो उस पर अटैक करते हैं, ठीक है ना। WBC को क्या कहते हैं? शरीर का सैनिक। WBC जो है वो रोगों से रक्षा करता है, वाइट ब्लड कॉर्पस रोगों से रक्षा करते हैं, इसलिए इन्हें शरीर का सैनिक करते हैं। तो एंटीजन एंटीबॉडी ये हमारे रोग प्रतिरोधक तंत्र का हिस्सा हो गए, ओके। अब यहीं पे एक शब्द आता है प्लीहा, ये स्प्लीन, ये इस जगह पे होता है, पेट में इस जगह पे होता है, तिल्ली कहते हैं इसको, सुना है कभी तिल्ली, है ना। जो मांसाहारी लोग हैं वो समझते होंगे तिल्ली फेफड़ा, जानते हैं, सुना है तिल्ली फेफड़ा, है ना। हाँ अच्छा, कभी जाना जो मुर्गा काटते हैं ना, उनसे कहना यार हमारे सामने मुर्गा काट के दिखाओ, हैं पांडे जी जाओगे? नहीं जाओगे। उसके सामने देखा उसके ना यार ये देखो भाई 500 रुपये ये ले, और मुर्गा तो मेरे सामने आराम आराम से काट, और मुझे बता इसमें तिल्ली कहाँ है, इसमें हार्ट कहाँ है, इसमें फेफड़ा कहाँ है, सब देख के आओ, ठीक है। चलिए खैर, तो तिल्ली होती है हमारे शरीर में, खास तरह का अंग है। अच्छा, इतना सारा जो ब्लड होता है कहाँ इकट्ठा कहाँ रहता है? कहीं तो इकट्ठा हो जाता होगा ना, घूम फिर के कहीं तो आकर के इकट्ठा होता होगा, तिल्ली में रहता है। अक्सर एक्सीडेंट होता है ना, तो मैंने कई बार सुना यार वो बच नहीं पाया, क्यों नहीं बच पाया? ब्लीडिंग बहुत हो गई। क्यों ब्लीडिंग बहुत हो गई? तिल्ली फट गई उसकी। तिल्ली फट गई माने ब्लड जहाँ पर इकट्ठा होता था वो स्टोरी ख़त्म हो गया। भाई आप पेट्रोल ले आए 5 लीटर, एक कैन में रखा है ना, ब्लड 5 लीटर ले आए कैन में रखा। अजी ब्लड को भी छोड़ो, आप क्या ब्लड कहाँ ले आए, ब्लड कहाँ से ले आया? ट्रक चला रहे हो आप, ट्रक छोड़ो, ट्रक बेचारे तुम कहाँ चलाओगे, बाइक चला रहे हो मान लो, है एक छोटी सी बाइक चला रहे हो आप, अब उसमें टंकी फट गई तो तेल सारा गिर गया, अब कहाँ चलेगा? ख़त्म। भाई इंजन तभी चलेगा ना जब उसमें पेट्रोल होगा, डीजल होगा, ईंधन होगा तभी। अब टंकी फट गई तो वो तेल की टंकी है जो स्प्लीन यहाँ पर है, एक छोटा सा अंग है यहाँ पर जो कि ब्लड घूमता रहता है ना, फेफड़ों से हार्ट से फेफड़ों में, फेफड़ों से फिर स्प्लीन में आके इकट्ठा होता रहता है। स्प्लीन या तिल्ली हमारे शरीर का एक खास तरह का अंग, जैसे आमाशय है, स्टोमक है, उसी तरह से हमारे शरीर का एक हिस्सा है स्प्लीन या तिल्ली। यहाँ पर ब्लड स्टोर रहता है या ब्लड इकट्ठा होता रहता है, या जो नया ब्लड बनता है वो यहाँ पर स्टोर रहता है। नया ब्लड बनने का मतलब क्या हुआ? नया प्लाज्मा बनना, नई आरबीसी बनना, नई WBC बनना। आपको पता है ना आरबीसी की उम्र कितनी? आरबीसी की उम्र कितनी होती है ना? 120 दिन। और WBC की उम्र 4 दिन, और प्लेटलेट्स की उम्र 7 दिन। इसके बाद ये मर जाते हैं। आप देखो ना भाई, हम लोग देखते हैं हमारी उम्र कितनी है आमतौर पर, अगर डंपर से बचे रहे तो अगर डंपर से बचे 75-80 तक निकल जा रहा है इंसान। हाँ यार, डंपर से ही तो बचना ठहरा। वो सरकार जो कानून लाई है सही लाई है वो। आप देखें ना भाई, सब बुरा मानना ड्राइवर भाइयों, आप लोग बहुत ही अंधाधुंध चलते हो, मतलब आपको देखते ही हमें साइड में उतरना पड़ जाता है भाई इनसे बचो। आप डंपर की स्पीड देखिए, रोडवेज बसों की आप स्पीड देखिए। रोडवेज चालक अगर मुझे कभी सुने तो भाई साहब प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारी जान को भी अपनी जान समझें। ये अंधाधुंध ऐसे चलेंगे भाई साहब कि बचना है तो खुद बचो। पता चला अधिकतम 2 साल की सज़ा थी, अधिकतम 2 साल की सज़ा थी, उसमें भी बच जाते थे ये लोग कि नहीं साहब वो इंजन फेल हो गया, ये हो गया, वो हो गया, जमानत हो जाती, छुट्टी हो गई। तो ये कानून बहुत बढ़िया बना है। हाँ वापस ले लिया है वो दबाव में, तो खैर चलो वो अब इस मसले पे मैं बात नहीं करूँगा, लेकिन मैं ये कहूँगा कि कानून जो बना था अच्छा बना था। इसमें अधिकतम 10 साल तक की सज़ा कर दी थी। थोड़ा डर तो होना चाहिए ना कि अगर हमसे कोई मर गया तो हमें 10 साल जेल में जाना पड़ेगा, है ना। इस एक बार तो स्पीड पे पैर रख दिया तो रख ही दिया। कार वाले आप देखो ना, वो सभी के लिए था कानून, ट्रक वालों के लिए थोड़ी था, बसों वालों के लिए, सभी बाइक वाला मारेगा उसके लिए भी कानून है। आप देखो ना पापा के हेलीकॉप्टर हूँ चलते हैं ना, हैं पापा के हेलीकॉप्टर धड़ा चलते हैं, किसी को मार देते हैं वो। तो कानून सही था वो। खैर कहाँ थे हम? हाँ, तो अगर हम डंपर से या पापा के हेलीकॉप्टरों से बचे रहे तो 70-80 साल निकल जाएंगे आमतौर पर, है ना। इतनी मेडिकल फैसिलिटीज़ हमें मिल गई हैं, खाना पीना अच्छा, 70-80 साल निकल। लेकिन एक दिन तो मरना है, मरने के बाद कहाँ जाना है? कब्र में जाना है ना। मैं कब्र में जाऊँगा, आप चिता में जाएंगे, है ना, लेकिन ख़त्म तो हो ही जाना है ना। और अगर सोचो ख़त्म ही ना हो, हम हमेशा ही जिंदे रहें, तो जगह ना बचेगी दुनिया में, जगह बचेगी कहीं, है ना। औरंगजेब मरता ही ना, अब तक तो पूरी दुनिया जीत चुका होता वो,
नहीं जीत चुका होता। हाँ, सिकंदर मरता ही नहीं, तो मरना ज़रूरी है, मरने के बाद उसका नष्ट होना भी ज़रूरी है शरीर का, क्योंकि अगर शरीर नष्ट नहीं होगा तो बदबू आएगी या पड़ा रहेगा इधर, जैसे कूड़े के ढेर पड़े वैसे ही हमारे शरीर के ढेर पड़े रहेंगे, तो नष्ट होना ज़रूरी है। तो उसी तरह से आरबीसी डब्ल्यूबीसी, देखो कितनी भयंकर बात मैंने तुमने कितनी आसानी से कह दी, बस ये कलाकारी है ना। हाँ, तो आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स ये भी मरती हैं, प्लाज्मा भी मरता है, तो मर के नष्ट कहाँ होते हैं? नष्ट कहाँ होते हैं? स्प्लीन में या तिल्ली में, और इसको शुद्ध हिंदी में क्या कहते हैं? प्लीहा। स्प्लीन, तिल्ली या प्लीहा में। और उसके बाद ब्लड इन्हें कहाँ ले जाता? किडनी में। किडनी ने छान के यूरिन के थ्रू बाहर निकाल देती है। अब नया ब्लड कहाँ से बनेगा? जो हम आम, अनार, सेब वगैरह खा रहे हैं, जो भी हम खाना खा रहे हैं, गेहूँ तो खा रहे हैं ना, गेहूँ में आयरन खूब होता है, गेहूँ है, हरी सब्जियाँ आप पालक खा रहे हैं ना, मेथी आजकल खूब चल रही है, सर्दियों का मौसम ना, मेथी, पुदीना, पालक, लाई, खूब साग मिल रहे हैं, दवा खाओ, आयरन का सोर्स है ना, बिल्कुल लबीस। और क्या है नाम तुम्हारा? आसिया जैसी चेहरे पे चमक आ जाएगी, है, आयरन खूब है इनके अंदर, है। मम्मी खूब सेब खिला रही लग रहा है या मम्मी ने खूब खाए होंगे सेब, वो जीन्स का असर तो होता है ना, आयरन खूब है इनके अंदर, ठीक है ना, है। जिसका चेहरा चमक रहा हो इसका मतलब उसके अंदर आयरन खूब है, आयरन खूब है इसका मतलब हीमोग्लोबिन खूब है, हीमोग्लोबिन खूब मतलब आरबीसी दवा के बन रही है, आरबीसी लाली दे रही है आपको, अभी समझाऊंगा इसको, ठीक है बेटे। चलें आसिया, है, आज तुम्हारा नाम ज़्यादा ले रहा हूँ मैं, बुरा दिन मानेगी? मान जा तो मान जा, है ना, अभी मानना, सिलेबस पूरा हो जाए फिर बुरा मानना, ठीक है। ओके, कहाँ थे भैया? आरसीबी पे नहीं थे, आरबीसी पे थे। हाँ, आरबीसी पे थे, हाँ, हम थे स्प्लीन पे। तो स्प्लीन में ही ब्लड स्टोर रहता है, और स्प्लीन में ही ये जो आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट जो है वो आकर के मर जाती हैं, और यहाँ से ब्लड इन्हें निकाल देता है, और जिसने भी छानना होता है उस फिल्टर करके निकाल देता है, ठीक है। तो इसीलिए प्लीहा को हम कहते हैं ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, या आरबीसी का कब्रिस्तान, या रक्त कणिकाओं का कब्रिस्तान, ठीक है। आगे चलें, ये सारी बातें हो गई। अब आरबीसी को टेक्निकली या इसका वैज्ञानिक नाम या रासायनिक नाम, रेड ब्लड कॉर्पस आपने नाम दे दिया, इसका वैज्ञानिक नाम है एरिथ्रोसाइट्स। कभी कभी इतना आसान सवाल भी आ जाता है, ठीक है। तो उसमें भाई बहुत सीरियस लग रहे हैं। अच्छा, आरबीसी एरिथ्रोसाइट्स आपके ब्लड में ये प्रति घन मिलीमीटर, देखा एमएम लिखा है ना, प्रति घन मिलीमीटर 50 लाख तक मिलेंगी। ये आपके ब्लड में प्रति घन मिलीमीटर 50 लाख तक मिलेंगी। कौन? आरबीसी या एरिथ्रोसाइट्स। इनकी उम्र होती है 120 दिन तक, और इनकी मौत कहाँ होती है? स्प्लीन में, है ना। बहुत ज़्यादा अंतर तक जाने की ज़रूरत भी नहीं है। अच्छा, ये जो क्लास है ना, ये आईएएस के लिए भी यूज़फुल है और वनडे के लिए भी यूज़फुल है, लेकिन आपने पढ़ना सारा, मैं अक्सर कहता हूँ, बार बार कहता हूँ, आप लोग कहते हो मेरा 2 नंबर 3 नंबर से रह गया, वो इसलिए रह रहा कि आप सारे कॉन्सेप्ट पढ़ नहीं रहे हैं, आप शॉर्टकट चाह रहे हैं। सफलता के लिए शॉर्टकट कोई नहीं है बेटा, सारा पढ़ो, इसको सारा पढ़ो, एग्जाम दो आईएएस का, डरो मत। आईएएस का, अगर तुमने आईएएस नहीं बनना मत बनो, आईएएस का एग्जाम दो, निकाल कर तो दिखाओ हमें, एनडीए सीडीएस का एग्जाम दो, भारी भारी एग्जाम दो। अब तुम चाहते हो शॉर्टकट, महीने 2 महीने की पढ़ाई हो, उसका हमारा काम चल जाए, भारी से भारी भरकम एग्जाम दो, नीचे कहीं लटक जाओगे, समझ रहे हो ना। हाँ, हमने तैयारी की थी, आईएएस ना बन पाए, लेकिन 8 नौकरियां छोड़ी हमने, हम आईएएस नहीं बन पाए, लेकिन आईएएस की तैयारी हमने की, इसीलिए हमने 8 नौकरियां छोड़ी हैं, ठीक है। डॉक्टर साहब आइए, बैठिए, हैव ए सीट प्लीज़। और थोड़ा सा देखें, अब 11:15 बजे, 9 बजे की क्लास में आप 11:15 बजे आ रही हैं, ठीक है। देखिए, चमक देखनी है तो डॉक्टर साहब की देखिए आप, ये देखो, मतलब इनके अंदर तो कुदरत ने आरबीसी ठूस के भरी है, हमारी सबसे आरबीसी लेके इनको दे दी हैं, ठीक है डॉक्टर साहब। चलो इधर आ जाओ। तो ये मैंने लिखा एमएम माने मिलीमीटर, घन माने क्यूबिक, है ना, पर क्यूबिक। क्यूब समझते हैं ना, क्यूब की कितनी किनारे होती हैं? यानी क्यूब का मतलब जिसकी लंबाई भी, चौड़ाई भी और ऊंचाई भी तीनों एक समान या एक बराबर होती है, उसे कहते हैं क्यूब या घन, है ना, क्यूब या घन। यहाँ पर मेरे आसपास कोई दिख नहीं रहा टीचिंग एड, नहीं तो मैं आपको दिखाया था, उसे हम कहते हैं घन या क्यूब, ओके। तो आरबीसी जो होती हैं प्रति घन मिलीमीटर पर क्यूबिक मिलीमीटर ब्लड में 50 लाख तक हो सकती हैं, ठीक है। आरबीसी 120 दिन इनकी उम्र होती है, और स्प्लीन में इनकी मौत होती है, स्प्लीन, प्लीहा या तिल्ली में इनकी मौत, बहुत छोटा सा पार्ट होता है हमारी बॉडी का, तिल्ली। डब्ल्यूबीसी को हम कहते हैं ल्यूकोसाइट, ध्यान रखना, आरबीसी एरिथ्रोसाइट, ये आज हाल फिलहाल में कहीं एग्जाम में आया भी है,
WBC ल्यूकोसाइट्स ये होती हैं 7000 से 11000 तक हमारे ब्लड में प्रति घन मिलीमीटर, पर क्यूबिक मिलीमीटर 7000 से 11000 तक होती हैं ये, और इनकी उम्र होती है 4 दिन। ठीक है, उसके बाद आती हैं प्लेटलेट्स, कहीं लिखा होगा मैंने, यस। प्लेटलेट्स को हम कहते हैं थ्रोम्बोसाइट्स, थ्रोम्बोसाइट सेल्स। प्लेटलेट्स जो हैं, मैंने लिखा सेल विद नॉट हैविंग DNA। एक्चुअली क्या है, प्लेटलेट्स में वो डेंगू बुखार सुना है ना, डेंगू बुखार के लक्षण पता है क्या? उसे हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं। डेंगू बुखार को पढ़ाऊंगा उसमें, जब मैं आपको डिजीज़ पढ़ाऊंगा तो डेंगू बुखार को हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं। और होता क्या है, इसमें प्लेटलेट्स तेज़ी से डाउन होती हैं। अब प्लेटलेट्स जब तेज़ी से डाउन हो गए, अच्छा ब्लड जो है ना हमारे शरीर की हीट को बनाए रखता है। आइए मैं देखूंगा ब्लड के जो काम है ना, तो हमारे शरीर का जो तापमान है वो एक सा बनाए रखता है। एक सिरे से दूसरे सिरे ब्लड को है हीट लेकर के जाता है, ब्लड घूमता रहता है, उससे भी हीट जनरेट होती है। तो जब एकदम से प्लेटलेट्स काउंट गिरता है ना, डॉक्टर कहते हैं प्लेटलेट्स काउंट गिर गया है ना, हम लोग आम भाषा में क्या कहते हैं, पलटे, है ना, पलटे क्या गिर गई, पलटे गिर गई। तो पलटे गिरने का मतलब ये है कि हीट हमारी बॉडी कम हो गई, बड़ी तेज़ ठंड लगती है, बहुत तेज़ ठंड लगती है ना, हु, 1 रजाई 2 रजाई 3 रजाई 4 रजाई, और उसके बाद जोड़ों में इतना दर्द होता है जैसे लगता है जैसे हड्डियाँ दुख रही हों, आप चल नहीं सकते। डेंगू में ऐसी हालत होती है ना। बकरी का दूध गिलोय और क्या होता है एक वो और हैं कीवी, ये चीज़ें फ़ायदा देती हैं, है ना। बकरी पाल लो, बकरियाँ पाल लो, बकरियाँ, हाँ डेंगू हो रहा है आमतौर पर, हाँ ठीक है। तो खैर प्लेटलेट्स क्या है ये, प्लेटलेट्स इनको हम थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। अच्छा हाँ, ये ऐसी सेल्स हैं इनमें केंद्रक नहीं होता। अब जब केंद्रक नहीं है तो जाहिर सी बात है DNA भी नहीं है, केंद्रक नहीं है तो केंद्रक का मतलब DNA भी नहीं। ध्यान रखना, एक बार सिर्फ यही आ गया था कि इसमें किसमें DNA नहीं है, लेकिन एक्चुअली कॉन्सेप्ट ये है कि इनमें केंद्रक नहीं है। जब केंद्रक नहीं है तो DNA तो है ही नहीं, DNA RNA भी नहीं होगा। ठीक है, अच्छा इनकी संख्या क्या है, ये होती है 2 से 5 लाख प्रति घन मिलीमीटर, 2 लाख से 5 लाख तक। और ये घट के डेंगू में 20-20, 30-30 हज़ार तक आती हैं। और अगर ये बहुत ज़्यादा डाउन हो गई तो भाई साहब आपका ब्लड सर्कुलेशन गड़बड़ा गया, खून ने चलना बंद कर दिया, तो ना हार्ट को खून जा रहा, ना लीवर को, ना किडनी को, आपके मल्टीपल ऑर्गन फेलियर, यानी कि आपके शरीर के बहुत से अंगों ने काम करना बंद कर दिया, डेथ हो गई। ठीक है, आगे चलें। तो केवल स्तनधारी जो गर्भ से बच्चे को जन्म देते हैं उन्हें हम कहते हैं स्तनधारी। ठीक है ना, तो ये इंसानों में और इसके अलावा और जो स्तनधारी होते हैं उनमें होती हैं प्लेटलेट्स, बाकी में प्लेटलेट्स नहीं होती हैं। इनकी उम्र होती है 7 दिन तक। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ क्या था, अच्छा हाँ, अब देखो एक शब्द आता है बोन मैरो। गुरुजी कहते थे ना हाई स्कूल इंटर में, अस्थि मज्जा, अबे पता ही नहीं समझ रहा। अब तो अस्थि ना समझ में आए, अस्थि क्या होता, हड्डी ना गए वो, बोन अस्थि पता नहीं कहाँ से पढ़ के आ गए थे, है ना। तो अस्थि माने हड्डी, है ना। मज्जा, अब मज्जा समझ में आए, मज्जा क्या, अस्थि मज्जा, है ना। मार रहे हैं गुरुजी, रट रहे हैं, है ना, पीछे घर वाले मार रहे हैं क्लास में, भाई घर वाले कह रहे हैं नंबर आना चाहिए, पास होना चाहिए। फर्स्ट डिवीजन की उम्मीद तो हमसे कोई करता नहीं था, हमसे यही उम्मीद करते कि तुम पाए भाई अंकित भाई, पास हो जाओ जैसे तैसे, हाँ तुम्हारा साल बच जाए, है ना। और गुरुजी हमसे उम्मीद करते थे कि ये एक बार तो फेल हो गए, दूसरी बार वो फेल हो जाए, इनकी TC कट जाए, भाग जाए यहाँ से। अब वो मार रहे हैं, समझा कोई नहीं रहा। अरे यार ये कह दो हड्डी की मींग, हड्डी की मींग। कभी चिकन खाया, कभी चिकन मटन किसी ने खाया, चिकन खाया नहीं, आंखें तो कह रही खाया, आंखें तो कह रही हैं, सच्ची नहीं खाया, चलो अच्छी बात है, खाते हुए देखे लोगों को। हाँ अरे शादी वादियों में जाते हैं ना, खाते हुए देखते हैं। अब वहाँ जाकर थोड़ी ऐसे, अब भाई किसी ने बुलाया, अब वहाँ शाकाहारियों की पार्टी भी चल रही, मांसाहारियों की पार्टी भी चल रही, अब जाके वहाँ राजा बाबू थोड़े बनेंगे, ऐसे थोड़ी करेंगे, सामाजिकता का दायरा, हम ठीक है खाओ। हम तो ऐसी पार्टी में हमें शराब भी पिलानी पड़ गई है हमें, दोस्तों के साथ बैठे हैं तो भाई एक बहुत अच्छे दोस्त की शादी है, बहुत अच्छे दोस्त की शादी है, शराब के पास हम जाते भी नहीं, लेकिन बहुत अच्छे दोस्त की शादी है, उसने अपने दोस्त बुला रखे हैं बाहर से, उसके दोस्त आए, उसके साथ साथ पढ़ते हैं, दोस्त आए, यार गुलफाम, हाँ यार वो वहाँ पर रखी है पेटी, यार कोई है नहीं ले आ, चल भाई मैं ले आता हूँ। हालांकि हम लोग कहते हैं यार शराब को हाथ लगाना हराम, लेकिन दोस्त है भाई, चल भाई मैं ले आता हूँ। भाई साहब उनको सर्व भी की है, तो उनके साथ बैठे भी हैं, तो और फिर अब क्या करें, बैठे तो यार तुम कोल्ड ड्रिंक ले आओ। अब बेचारे वो दोस्त इतने बढ़िया थे, वो थोड़ा दूर हट गए, भाई यार देखो यार गुलफाम के गिलास में ना अच्छा लग जाए वाइन, नशे में भी वो इस चीज़ का ध्यान रख रहे थे कि यार ये शराब नहीं पीता है तो इसके गिलास में वाइन ना अच्छा लग जाए। तो हम भी उनके साथ जाम टकरा रहे हैं, हमारे हाथ में कोल्ड ड्रिंक, उनके हाथ में शराब, लेकिन देख तो रहे हैं फिर वो शराब पी के कैसे कर रहे हैं भाई साहब। अब शराब पी के वो इतना डांस कर रहे हैं, इतना डांस कर रहे हैं, मैं पता ही नहीं चल रहा। और बड़े अच्छे लड़के, वो बड़े अच्छे लड़के, और शराब पीने के बाद घोड़ी के आगे किसी को डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं, डिस्टर्ब किसी को नहीं कर रहे हैं। 4-5 लोग अपने धड़ाधड़ लगे पड़े और 2 घंटे नाचे वो
शराब पीने के बाद। और जब उतरने लगी उनकी ना, जब उनकी उतरने लगी तो उन्हें होश आया। जब होश आया तो साइड में खड़े हो गए, अरे यार ये क्या हो रहा, अरे यार ये क्या हो रहा। हाँ, तभी तो शराब को हराम क्यों कहते हैं, इसीलिए कहते हैं। नशे को हराम क्यों कहते हैं, इसीलिए। आप भूल गए भाई, आपकी इमेज मेरे सामने क्या, गुरुजी यार अब मैंने पी ली और पी गए मैं, हो गया और चमक गई हो, हाँ गुरुजी क्या हो गया, अब होश आया तो, लेकिन इमेज खराब हो गई नहीं हो गई मेरी। हाँ, क्योंकि इसीलिए हर धर्म में नशे को हराम कहा गया है ना। हराम माने पाप, जो चीज़ हमें नहीं करनी चाहिए। कहाँ था मैं शराब से पहले, हैं वोन मेरो। हाँ, तो देखने में कोई हर्ज नहीं है। मैं तो दुआ दूंगा पांडे जी बने फूड इंस्पेक्टर और पीएम साहब का दौरा हो, और उनको सब चीज़ें चखनी पड़े वहाँ पर सब चीज़ें चखनी पड़े। फिर पांडे जी अपने साथ, पांडे जी के असिस्टेंट भी तो होंगे। पांडे जी कहेंगे हाँ भाई कौन लेता आ जरा, आओ तुम चखो, हैं। हाँ, अब पता लगा वो मिल गया दुश्मन से तो चलो ठीक है। पांडे जी कह रहे फिर देखा जाएगा सर। अच्छा कहाँ थे, बोन मेरो को थे। हाँ, हड्डी की मीनिंग समझते ना। हड्डियाँ, हमारी जो हड्डियाँ ना, इसमें तरल पदार्थ होता है, लिपलिपाप, चिकनाई होती है, चर्बी, चर्बी समझ गए ना, हड्डी के अंदर मिलने वाली चर्बी, उसी को हिंदी में कहते हैं अस्थि मज्जा, हड्डी की चर्बी, इंग्लिश में बोन मैरो। ओके, बोन मैरो, ठीक है। तो कहाँ थे हम, कहाँ थे। हाँ, तो आरबीसी आपको मिलेंगी, खूब मिलेंगी। कहाँ से, आरबीसी का निर्माण कहाँ हो रहा है, बोन मैरो में हो रहा है ना। डब्ल्यूबीसी कहाँ मिल रही है आपको, लिम्फ नोड्स या लसिका ग्रंथि से, वही अभी मैंने गांठें बताई ना आपको शरीर में, वहाँ से आपको मिल रही हैं, व्हाइट ब्लड कार्पस या डब्ल्यूबीसी। एंटीबॉडी आपको प्लाज्मा में तो मिलते हैं, डब्ल्यूबीसी और लिम्फ में मिलेंगे आपको। हीमोग्लोबिन जो है किसका मेन हिस्सा है, आरबीसी का। रेड ब्लड कार्पल्स का मेन हिस्सा हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन पर अभी बात होगी, ठीक है ना। हीमोग्लोबिन जो है वो आरबीसी का मेन हिस्सा है। इसके अलावा हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल का मतलब चिकनाई, फैट, बसा, है ना। ये होता है 200 ग्राम प्रति डेसीलीटर, 1 डेसीलीटर में करीब 200 ग्राम तक कोलेस्ट्रॉल होता है। हीमोग्लोबिन करीब होता है मेल में 114 ग्राम, ये G4 ग्राम लिखा है मैंने, इसको 9 मत समझ लेना आप लोग, ठीक है ना, G4 ग्राम, ठीक है ना। ये होता है आपका 14 ग्राम पर डेसीलीटर मेल में, और फीमेल में होता है 13 ग्राम पर डेसीलीटर, ठीक है। प्लेटलेट्स मैंने आपको ये बता दिया। अब बात आ गई हीमोग्लोबिन की। अब मैं पीऊँगा 1 कप चाय, मैं थक गया, थोड़ा पॉज कर देना सर। ये ऐसा करते हैं करीब 47 मिनट। क्या, हमारा कैमरामैन कंफ्यूज हो गया। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि 47 मिनट की वीडियो हो गई है। अब पार्ट 1 को यही रोक देते हैं हम, इसके हम अलग अलग पार्ट बना लेते हैं, इस पार्ट को यहीं रोक देते हैं। अब आपसे पार्ट 2 में मिलेंगे इसके, ठीक है। ओके, हम इसको टाइटल देंगे ह्यूमन ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम पार्ट 1, ठीक है। थैंक यू।